बढ़ते आगे, दिवाली पर जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और तरक्की की कामना हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मां लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा, सब लोग दिवाली अच्छे से मनाइए, ये बहुत बड़ा त्योहार है। इसके साथ ही उन्होंने मां लक्ष्मी से कश्मीरियों के लिए धन वर्षा की कामना की। सब लोग दिवाली अच्छे से मनाइए, ये बहुत बड़ा त्योहार है और अल्लाह करे और माता लक्ष्मी यहाँ के लोगों को लक्ष्मी भेजे, क्योंकि बहुत कम लक्ष्मी है यहाँ पे। आज दुकानें सारी खाली हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि भगवान इनको ज़्यादा तरक्की दे। जम्मू कश्मीर में इन दिनों आतंकी हमलों के बीच दिवाली का त्योहार वहाँ की सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का मैसेज बेहद खास है, ताकि हिंदू त्योहार पर किसी तरह की नापाक हरकत ना हो सके। फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर समाज में एकता और भाईचारे पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का संदेश लाता है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे इस विशेष अवसर पर आपसी प्रेम और सामंजस्य को बढ़ावा दें, ताकि समाज में सकारात्मकता बनी रहे। दिवाली के इस पर्व पर उन्होंने प्रदेशवासियों को सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में विधायक नजीर अहमद के कार्यक्रम में भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। हमले के बाद भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, क्योंकि चारों तरफ से पत्थरबाजी भी हो रही थी। बताया गया कि झड़प शुरू होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गैस के गोले भी दागे, लेकिन हमले की जो तस्वीरें सामने आई वो मौजूदा सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ये देखो उसकी हालत, देखो ये देखो बुरी हाल किया है इसके। देखो ये देखो, यहाँ है पत्थर, ये देखो पत्थर है। गुरेज के विधायक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उनकी रैली को निशाना बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उकसाने का आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों के बीच पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो दावा करते दिखाई दिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना गैर कानूनी नहीं है और दावा किया गया कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा का ये वीडियो सुल्तान कस्बे में एक चुनावी सभा के दौरान का है। गुढ़ा ने बयान देते हुए पूछा कि देश के संविधान में कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। हमारी एमबीसी पाकिस्तान में है। 15 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडा रोड होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं पाकिस्तान के अंदर। और 14 अगस्त को दिल्ली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। किस कानून में कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते? गजेंद्र सिंह गुढ़ा के इस बयान पर सियासत गरमाते देर नहीं लगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बयान पर जोरदार पलटवार किया। किसी भी रूप में बोलता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। हमको दिक्कत तब होती है जब तुलना होती है हमारे देश से, तो फिर भारत जिंदाबाद। इससे पहले भी राजेंद्र गुढ़ा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने जाति विशेष के अधिकारी और नेताओं को टारगेट किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस हार को पचा नहीं पा रही। नतीजों को लेकर कांग्रेस की आपत्ति को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। तो कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े किए। जो लोकराज है, लोकतंत्र है, ये लोगों के विश्वास के ऊपर आधारित है और हरियाणा में जो हुआ है उससे बची कुछ ही जो विश्वसनीयता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, वो भी समाप्त हो गई है। मुबारक चुनाव आयोग को, वो एजेंडे में शामिल हो गया। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में धांधली का आरोप लगाए थे, जिसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया और चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब दिया और कहा कि आरोप गलत और तथ्यहीन है। साथ ही कांग्रेस को नसीहत भी दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन कई उलटफेर हुए। महायुति और महाविकास आघाड़ी के कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया।
जिनमें नवाब मलिक का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। नवाब मलिक ने आखिरी कुछ मिनटों में एनसीपी अजीत गुट के समर्थन से मानखुर्द शिवाजी नगर से पर्चा भरा। नवाब मलिक खुली गाड़ी में सवार होकर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक भी चल रहे थे। शक्ति प्रदर्शन करते हुए नवाब मलिक कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। नवाब मलिक ने जैसे ही एनसीपी के सिंबल पर नामांकन दाखिल किया, वैसे ही बीजेपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि वो नवाब मलिक को हराकर रहेंगे। हम वोट जिहाद का समर्थन करने वाले अबू आदमी और आतंकवाद के समर्थक नवाब मलिक को हराएंगे और बुलेट पाटिल को विजयी करेंगे। दरअसल देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के खिलाफ नवाब मलिक के बयान से बीजेपी पहले से ही नाराज है। साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जमीन की खरीद फरोख्त मामले में नवाब मलिक का भी नाम आया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि वो नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर का सिलसिला थम नहीं रहा। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर सीएम योगी के नारे पर पलटवार करते हुए फिर पोस्टर लगाए गए, जिस पर लिखा हुआ था कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। ऐसे पोस्टर सिर्फ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही नहीं बल्कि शहर के अलग अलग जगहों पर भी लगाए गए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को काटने के लिए समाजवादी पार्टी ने पोस्टर का सहारा लिया है और यही वजह है कि लगातार अब योगी आदित्यनाथ के बयान वाले जो आम पोस्टर्स हैं उनके विरोध में सपा ने अब पीडीए के जो पोस्टर्स हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए मैसेज देने की कोशिश की गई कि पीडीए वोट बैंक लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी एकजुट रहेगा और वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा। समाजवादी पार्टी का नारा है, ना कटेंगे ना बटेंगे, सब मिल के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। मिल के पीडीए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ करेगा। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया था। यूपी के जौनपुर से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। वहां जमीन विवाद को लेकर एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही भागे भागे लोग वहां पहुंचे। लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि हालात बेकाबू हो गए। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसकी खबर मिलते ही इलाके के डीएम और एसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। बताया गया कि जमीन विवाद में पड़ोस में ही रहने वाले एक शख्स ने ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की उस समय हत्या कर दी जब वो अपने घर के बाहर दातून कर रहा था। आरोपी तलवार लेकर वहां पहुंचा और उसकी गर्दन पर वार कर सिर को धड़ से अलग कर दिया। जघन्य अपराध है और इस अपराध को जिसने भी कारित किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। साथ ही जो इनको उकसाने वाले लोग हैं उनको भी दंड दिया जाएगा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आज की सरकार और अपराध में एक अजीब सा विरोधाभासी संबंध है। एक तरफ दोनों साथ साथ है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जितनी कमजोर और निष्क्रिय होती जा रही है, अपराधी उतने ही ताकतवर और सक्रिय होते जा रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर ट्रेन डीरेल करने की साजिश को जीआरपी ने नाकाम कर दिया। जीआरपी ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अशोक है और वो उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है। दरअसल हरिद्वार जीआरपी को सूचना मिली कि मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर पड़ा हुआ है, जिसके बाद जीआरपी की टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर ट्रैक पर से डेटोनेटर को बरामद कर लिया। साथ ही इस मामले की जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स संदिग्ध हालात में रेलवे ट्रैक पर टहलते हुए दिखा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे ट्रैक है उस पर किसी के द्वारा जो है डेटोनेटर की सूचना मिली थी, जो कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज़ किया जाता है। वहाँ पर हमारे थाने की टीम जो है वहाँ पर गई और उसके पश्चात उस पर कार्रवाई की गई। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से डेटोनेटर भी बरामद करने का दावा किया। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर रखने का मकसद क्या था। दमघोटू हवा के साथ अब दिल्ली वाले 2 घूंट पानी के लिए भी तरस रहे हैं। दिवाली पर लाखों घरों को पानी सप्लाई नहीं मिल पा रहा, क्योंकि किसी को त्योहार के वक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत करने की सूझी है।
जिसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई 1 नवंबर तक प्रभावित होगी। दरअसल जल संकट के पीछे कई फैक्टर हैं, जैसे कि यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ जाना, गंगा केनाल में मेंटेनेंस के चलते भगीरथी और सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावित होंगे। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और किसी भी प्रकार की बर्बादी से बचें। त्योहार के टाइम ही क्यों प्रॉब्लम खड़ी होती है? दिवाली का टाइम है, सबके घर रिश्तेदार आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। सवाल तो यही है कि त्योहार पर क्यों? अब अधिकारियों की अति समझदारी से पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और एनडीएमसी के हिस्से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब पहला त्योहार ऐसा है मेरी जिंदगी में जो कि हम पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पूरा मौजपुर त्राही कर रहा है और कितने महीने हो गए, ये आज का ही काम नहीं है। सवाल ये है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और सफाई के लिए त्योहार का वक्त ही क्यों चुना गया? क्या दिल्ली की 40% आबादी की दिवाली खराब करने की ये कोई साजिश है या एक अदूरदर्शी फैसला जिसने दिल्ली वालों को 2 घूंट पानी के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया? Zee News।